नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज आपका मैं स्वागत करता हूं हरफन मौला टीवी पर। तो देखिए, आज हमारे साथ जो हरफन मौला संस्था है उसके संस्थापक हैं, इनका नाम है गौरव त्रिपाठी जी, और हम आज एक साहित्यिक विषय पर छोटी सी परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि आखिर साहित्य है क्या, एक अच्छे साहित्य के गुण क्या क्या होने चाहिए। नमस्कार। और बहुत ही अच्छी परिचर्चा आज हो रही है। मैं खुद भी चाह रहा था कि कुछ साहित्य के बारे में हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, और ये आज बहुत अच्छा इंटरव्यू हो रहा है। तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि साहित्य क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि साहित्य आखिरकार है क्या। तो नॉर्मल से ही बात है कि जो भी हम अपने मनोभावों को शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं वो साहित्य है। और सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो साहित्य को आजकल समझती नहीं है और करने लगती है। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि साहित्य क्या है ना। उसमें रस भी होते हैं, उसमें अलंकार भी होते हैं, ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इनको अगर हम समझ लेते हैं तो हम एक अच्छा साहित्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो हो गई साहित्य की बात। तो सर, अब अगला सवाल में है कि आखिर कविता क्या है। अब कविता कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छी कविता और एक बुरी कविता को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो अच्छी कविता है उसके क्या गुण हैं और जो बुरी कविता है उसके क्या गुण हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कविता अच्छी या बुरी नहीं होती है, कविता कविता होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए एक साहित्यकार का दायित्व क्या है। साहित्यकार का दायित्व होता है कि जो भी अपने आसपास उसके घटित हो रहा है उसके बारे में सबसे पहले विश्लेषण करें, और विश्लेषण करने के बाद उसको जनता के सामने एक संदेश देते हुए प्रस्तुत करें। एक अच्छी कविता वही होती है जो कुछ ना कुछ संदेश देती है। इसलिए जो है, जो भी कवि है वो लिखने में जल्दबाजी ना करे। पहले कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए आजकल ईरान युद्ध चल रहा है ना, इस पर अगर कोई कविता लिखता है तो पहले मानवीय पहलू भी लेना चाहिए, क्या क्या नुकसान है, और उसको एक शांति की अपील करते हुए अपनी एक कविता बनानी चाहिए, जिससे जो है समाज को कुछ नया मिले और समाज में जो क्या कहते हैं एक हिसाब से विसंगति फैली हुई है उसका कहीं ना कहीं लोग समझें कि हाँ, इस कवि ने जो बात कही है वो अच्छी बात कही है, हमें भी अपनी शांति की अपील करनी चाहिए। तो ये जरूरी है साहित्य में, वही कविता अच्छी और मानी जाती है। अब जैसे हम साहित्य में आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम विधाओं की बात करते हैं। जैसे कि सर, आप जो हास्य और व्यंग्य है आप इसमें बहुत ही पुरोधा हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हास्य और व्यंग्य ये विधा क्या है, और इन विधाओं में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इनमें कमांड कैसे कर सकता है, इन विधाओं में पारंगत कैसे हो सकता है, या आपकी अगर प्रेरणा की बात कहूं कि आपने प्रेरणा किससे ली, तो ये बताइए आप। बहुत अच्छी बात कही आपने। विधा, साहित्य में हम जब भी बात करते हैं तो हम किसी न किसी विधा के माध्यम से अपनी बात लोगों तक रखते हैं, है ना। विधा में क्या आता है, कविता आती है, विधा कविता है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है। इन विधाओं के माध्यम से हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। इसका एक हर विधा को लिखने का एक अपना डेकोरम होता है, उसका पालन करते हुए चीज़ें लिखी जाती हैं। अब व्यंग्य को जो है बहुत लंबे समय से साहित्यकारों ने ये अपील की, व्यंग्यकार जो थे, कि इसको भी विधा के रूप में स्थापित किया जाए। और बहुत अच्छी बात है कि व्यंग्य को भी एक विधा के रूप में स्थापित किया गया है अभी कुछ सालों पहले। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि विधा में ही जो है लिखना चाहिए, है ना। कई मैं देखता हूँ कि अतुकांत कविताएं भी लिखी जाती हैं, लेकिन जो तुकांत कविताओं का मजा है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तुकांत कविताएं सबसे ज़्यादा अच्छी कविताएं मुझे लगती हैं, और वही अपना क्या कहते हैं प्रभाव भी छोड़ के जाती हैं। तो विधा में जितना अच्छा आप लिखेंगे उतनी अच्छी आपकी कविता बढ़िया होगी, लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को लंबे समय तक याद भी रहेगी। तो सर, आपने प्रेरणा किससे ली जब हास्य लिखने की आपने शुरुआत करी? क्या ये आपके भीतर से स्वतः आया या आपने किसी से प्रेरणा ली? मेरा ये मानना है कि जो हमने नव रस बना रखे हैं, इसमें हास्य भी है, रौद्र रस भी है, करुण रस भी है, श्रृंगार रस भी है। ये व्यक्ति का अपना नेचर होता है, जैसा उसका नेचर होगा वैसा ही वो रस पकड़ता है।
मेरा थोड़ा सा शुरुआत से ही हास्य व्यंग्य पढ़ने का मन होता था। तो मुझे अगर कोई अखबार में पढ़ने लगूं तो मुझे जो व्यंग्य का कॉलम होता था वो सबसे पहले जो है आकर्षित करता था, मैं सबसे पहले उसी को पढ़ता था। तो इसी तरीके से जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मैंने जो है हास्य व्यंग्य में ही लिखा और भी श्रृंगार रस में भी लिखने की कोशिश की, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि उस रस में नहीं मिली। तो मैं जो है हमेशा ही हास्य व्यंग्य की तरफ ही रहा, तो मैंने उसी में ही लिखा। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा जो लगता है साहित्य वो हरिशंकर परसाई जी का अच्छा लगता है। उनकी मैंने लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं, सारे उपन्यास उनके पढ़े हैं और उसका कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो इसलिए मैंने हास्य व्यंग्य को ज़्यादा अपनाया। तो सर अगर आप कोई अपना एक पसंदीदा उपन्यास जो श्रोताओं को कहें कि इन्हें पढ़ना अति आवश्यक है, तो वो कौन सा उपन्यास होगा? हास्य व्यंग्य में अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से राग दरबारी सभी को पढ़नी चाहिए। श्री लाल शुक्ल जी की बहुत अच्छी पुस्तक है। और परसाई जी की तो मुझे लग रहा है सारी ही किताबें पढ़नी चाहिए, जिसमें एक किताब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, रानी नागफनी की कहानी। बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत अच्छा उन्होंने उपन्यास लिखा है, जो आज भी मैं देख रहा हूँ कि आज भी जो विसंगतियाँ चल रही हैं और उन पे उन्होंने आज भी उनका वो प्रासंगिक है व्यंग्य। आज तक उनका वो मैं देखता हूँ कि जो भी उन्होंने उस दौरान लिखा था वो आज भी स्थितियाँ वही हैं, राजनीतिक स्थितियाँ वही हैं, है ना, सामाजिक स्थितियाँ वही हैं। तो इसलिए जो है शरद जोशी को पढ़ना चाहिए। शरद जोशी की बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल हैं। और अगर वैसे पढ़ना चाहें हास्य व्यंग्य के अलग तो माँ बहुत अच्छी उपन्यास है, तमस बहुत अच्छा साहनी जी का उपन्यास है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। और अगर ज्ञान चतुर्वेदी जी को पढ़ेंगे तो वो और अच्छा है, उनकी नरक यात्रा किताब बहुत अच्छी किताब है। तो उसको अगर पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने का भी मन होगा, हो सकता है लिखने का भी मन हो। सर अगर हम बात करते हैं तो किसी ना किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण विद्यमान होते हैं, तो वैसे ही एक व्यंग्यकार के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? व्यंग्यकार हो या साहित्यकार हो, सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि जो हमें पता है उससे बेहतर कुछ हमें जो है साहित्यकार से मिलेगा सुनने में। सबको पता है कि ईरान का युद्ध चल रहा है, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन एक साहित्यकार से और एक व्यंग्यकार से ये अपेक्षा की जाती है कि ये कुछ इसमें से नई कोई चीज़ निकाल के लाएंगे और वो हमें सुनने को मिलेगी। तो इस भावना के साथ चाहे कोई कवि सम्मेलन हो, चाहे कोई आदमी आर्टिकल पढ़ता है, तो वो जो है उस पर आकर्षित होता है। तो ये एक व्यंग्यकार की और एक साहित्यकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो पूरी घटना हुई है उसका पूरी तरीके से विश्लेषण करे और उसमें से कुछ ऐसा निकाल के लाए जो किसी ने सोचा हो या जो वो पढ़े, जो भी पाठक पढ़े उस चीज को, तो उसको लगे कि हाँ ये बात इन्हें बिल्कुल सही की। चाहे वो हास्य में हो तो ऐसा उसमें से हास्य निकाल के लाए जो लोगों को बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दे, या उनके जो दिमाग में टेंशन थी, महंगाई की टेंशन थी, गैस सिलेंडर की टेंशन थी, वो जब उस हास्य को पढ़े तो वो कहेगा यार हाँ ये बात अच्छी है ना, तो उसकी कुछ टेंशन दूर हो। इसी तरीके से उसमें कुछ संदेश निकल के आए, है ना, कि हाँ यार ये शांति की अपील कर रहे हैं, वीर रस का जो भी कवि है शांति की अपील कर रहे हैं, तो ये सही कर रहे हैं कि हमें जो है आवाज़ जब तक हम उठाएंगे नहीं तब तक ना ट्रम्प को समझ में आएगा ना जो है ईरान को समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमें जो है कुछ नया जो है लेके आना पड़ता है यही। और जो व्यंग्यकार जितना अच्छा नई चीज लेके आएगा वही जो है क्या नाम करके अच्छा व्यंग्यकार बन पाएगा, वही फेमस हो पाएगा, है ना। तो इसलिए जो है व्यंग्यकार को जो है विश्लेषण करता होना चाहिए, उसके अंदर विश्लेषण की क्षमता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। मतलब गहराई में जाके जब आप लिखेंगे, है ना। एक बहुत अच्छा जो है कहा जाता है कि एक सतही लेखन होता है कि आपने ऊपर ऊपर से लिख दिया, है ना। आपने देखा कि हाँ ईरान का युद्ध हो रहा है और ये ट्रम्प नहीं मान रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और आपने बात अपनी खत्म कर दी। और एक आपने पुराने उदाहरण देते हुए, है ना, उसमें से कुछ नया उदाहरण देते हुए, है ना, कुछ मानवीय संवेदनाओं को जोड़ते हुए अगर कुछ गहराई में जाके लिखा है तो उसे हर कोई पढ़ेगा, है ना। तो जितना अच्छा आप गहराई में जाके लेखन करेंगे उतना अच्छा आपका वो होगा। और ये सभी व्यंग्यकारों को करना चाहिए, मतलब व्यंग्यकार हैं, साहित्यकार हैं, सभी को करना चाहिए।
तो सर अगला सवाल मेरा ये था कि जैसे हम बात करते हैं कि प्रेरणा लेनी चाहिए या हमने कहा कि समाज में हमने देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, तो कई बार क्या होता है कि जो पुरानी कृतियां हैं हम उनसे उसका अनुसरण कर लेते हैं या हम हूबहू उसकी कॉपी करने लगते हैं, तो उससे कैसे बचे? क्योंकि जो नए साहित्यकार होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर कोई पुरानी तर्ज जो विख्यात है प्रख्यात है उसमें क्या करते हैं उसी तर्ज पर लिखना शुरू कर देंगे, तो उससे बचना चाहिए या फिर अपनी नई तकनीक को विकसित करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जो नई पीढ़ी है या जो नए नए बैंकर बन रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो जल्दी से फेमस होना चाहते हैं, वो अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। आप एक किताब पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि यही सब कुछ है, आप दूसरी किताब पढ़ोगे नहीं। जब तक आपको 4 लाइनें अगर लिखनी है तो उसके लिए कम से कम 400 लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप 4 लाइनें लिख पाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि एक किताब पढ़ी, सोचा ऐसी मैं दूसरी लिख दूं। अब वैसे दूसरी लिखने के लिए जो है शब्द मिलते नहीं है, तो वही कॉपी करके हम लिख के जल्दी जल्दी फेमस होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल मैंने देखा है, जब से ये मोबाइल पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और जो ऑनलाइन साइट्स हो गई हैं, उसमें कई लोग जो है, अब तो मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन ही लिखते लिखते उसको पोस्ट कर देते हैं। जबकि पहले क्या होता था, एक लेखक, हमारे जैसा नया लेखक लिखता था, फिर उसके बाद में क्योंकि कागज़ पे लिखना होता था तो पहले जल्दबाजी में लिखता था, फिर उसको 2-3 बार काट के फेयर में लिखता था। उसको जब भेजना रहता था, जैसे हमें अखबार में भेजना है 3-4 बार पहले तो हम लोग काट के लिखते थे, फिर अखबार के लिए भेजना है तो थोड़ा साफ सुथरा लिखना पड़ता था। तो एक आर्टिकल हमारे स्तर से ही कम से कम 4-5 बार लिख जाता था। फिर उसके बाद में वो प्रेस में जाता था या अगर साहित्यिक मैगजीन है तो उसमें जाता था, तो वहाँ पर जो है रिजेक्ट हो जाता था या उसमें से काट छाट होती थी कि भाई उसको साइज में फिट करना है, तो वो उसमें से भी काट छाट होती थी। फिर जाके कहीं वो छपता था, तब वो जब छपता था तो वो सबको अच्छा लगता था। अब क्या है, आदमी ने सोचा नहीं, फटाफट फटाफट जो भी दिमाग में आया उसने लिखा और उसने डाल दिया। अब लोगों ने अच्छा लगा तो ठीक है, आगे बढ़ा दिया, नहीं अच्छा लगा तो फिर उसने वो कर दिया। फिर आदमी कहते हैं लो, मेरे पे तो मैंने इतने मेहनत से लिखा और कुछ उसका हुआ ही नहीं। तो ये आजकल की समस्या आ रही है लोगों के सामने। यानी एक अच्छा लेखक बनने के लिए आपको पहले अच्छा पाठक होना पड़ेगा। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी कोई 5 प्रिय व्यंग्यकार या ऐसे जिन्होंने व्यंग और हास्य में अपना नाम कमाया है, तो वो कौन ऐसे 5 है जो आपको हमेशा प्रिय लगते हैं? अगर व्यंग्यकारों की बात करें तो जाहिर सी बात है, हरशंकर परसाई जी का नाम सबसे पहले ही आता है, शरद जोशी जी का आता है, श्रीलाल शुक्ल जी का आता है, और आजकल के युग में अगर हम देखते हैं तो ज्ञान चतुर्वेदी जी का नाम बहुत अच्छा है, जिनको पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ बीच बीच में, तो वो मुझे अच्छे भी लगते हैं। और बाकी अगर कवियों की बात की जाए तो कवियों में कुमार विश्वास इस वक्त बहुत अच्छा लिख रहे हैं। भले ही मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनकी कविताएँ और उनके बोलने का जो लहजा है वो दोनों ही अच्छे लगते हैं। शंभू शेखर जी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी सारे आजकल कवि हैं जो अच्छा लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि साहित्य में आजकल खराबी लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है और नए लोग भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो सर अभी फादर्स डे आने वाले कुछ दिनों में, तो आप अपनी कोई रचना जो हमें सुनाना चाहें या पाठक श्रोताओं को सुनाना चाहें? जी जी बिल्कुल। और वैसे तो मैंने हास्य व्यंग में ही लिखा है, लेकिन ये मेरी एक ऐसी रचना है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, और पिता के बारे में जो भी शब्द हो सकते हैं वो मैंने इसमें अपने लिखे हैं, और उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगी। कि कभी रुसवाई देखी, कभी रुसवाई देखी, कभी तन्हाई देखी, पर जब जब भी मैं लड़खड़ाया, मैंने अपने पीछे अपने पिता की परछाई देखी। हर गलती पर पिटाई देखी। अधिकतर होता है जो है, लोगों को बड़ी शिकायत रहती है कि उनके पापा उनको मारते बहुत हैं, लेकिन फिर भी उसके पीछे उनका प्यार छुपा रहता है। तब मैंने ये लाइनें लिखी कि हर गलती पर पिटाई देखी और बाद में आंख भर आई देखी, पर जब जब भी मैं लड़खड़ाया, मैंने अपने पीछे अपने पिता की परछाई देखी।
घर की फिक्र में चिंता की जलती दिया सलाई देखी, हमारे लिए नई स्कूल ड्रेस और उनकी कमीज पर तुरपाई देखी, जब जब भी मैं लड़खड़ाया मैंने अपने पीछे अपने पिता की परछाई देखी। और आज जो भी है तेरा गौरव, आज जो भी है तेरा गौरव, वर्षों पहले किसी ने ये सच्चाई देखी, और जब जब भी मैं लड़खड़ाया मैंने अपने पीछे अपने पिता की परछाई देखी। तो बहुत ही सुंदर और मार्मिक कविता सर ने आज हमें सुनाई, और उम्मीद करूंगा कि आपको जो ये हमारा छोटा सा साहित्य के ऊपर परिचर्चा थी वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो साथ में मिलकर आप शेयर करिएगा और कमेंट में बताना कि जो हमारी कमियां रह गई हैं, ताकि हम उसे अगली वीडियो में दूर कर सकें। और अगली वीडियो हम किस विषय पर लेके आए आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।